प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज का अपना टॉपिक ब्लास्टुलेशन कोरक भवन रहेगा। अभी तक हमने निषेचन की क्रिया, उसके बाद विदलन कि किस प्रकार एक कोशिकीय जाइगोट में समसूत्रिक विभाजन होता है, जिसके कारण अपने को ज्योमेट्रिकल अंकों के विभाजित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम कोरक कहते हैं या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। हमने ये देखा है कि समसूत्रीय विभाजन जो विदलन के दौरान होता है, वैसे सामान्य जो कोशिका विभाजन होता है उसके समसूत्रीय विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है: S, G1, G2 और माइटोटिक फेस। लेकिन इस क्लीवेज विदलन के दौरान G1 और G2 फेस अनुपस्थित रहते हैं और मात्र S और M फेस ही रहते हैं, जिसके कारण से ये जो विभाजन की गति है ये बहुत तेज रहती है। हमने एक सामान्य समसूत्रीय विभाजन और विदलन में पाए जाने वाले समसूत्रीय विभाजन का अंतर भी पूर्व के व्याख्यानों में जाना है। तो एक कोशिका से जाइगोट से 2 बने, 2 से 4 बने, 8 बने, 16 स्टेज वाला जो मोरुला स्टेज होता है वो सभी में जीवों में नहीं पाया जाता, लेकिन सामान्य अध्ययन के लिए 16 स्टेज वाले को अपन ने मोरुला कहा है। मोरुला स्टेज से जब आगे विदलन की प्रक्रिया बढ़ती है तो अपने को ये जो ब्लास्टोमियर्स है इनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है उनके आकार के अंदर और उनकी पोजीशन के अंदर, और उनके मध्य हमें एक ब्लास्टोसील नाम की कैविटी भी मिलती है। जैसे ही मोरुला में आगे प्रगति होती है तो उसका कॉम्पैक्टाइजेशन होता है, वो और सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने के बाद में इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स के रूप में अपने को मिलती है, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट बाहर की सतह वाले, जो 6 नंबर डायग्राम में मैंने बताया है, बाहर की सतह में जिनको लाल से दर्शाया गया है वो ट्रोफोब्लास्ट है, और अंदर वाली कोशिकाओं को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। फिर आगे चलकर हम देखते हैं इस 7वीं स्टेज के अंदर कि इसके अंदर हमें ब्लास्टोडर्म मिला है, जो ट्रोफोब्लास्ट थी, बाहर की सतह थी, और अंदर इनर मास मिल रहा है, और इनर मास के नीचे हमें ये कैविटी मिल रही है जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तरल पदार्थ से भरी हुई, जिसे ब्लास्टोसील कहा है। यही आगे चलकर हमें एमनियोटिक कैविटी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट इन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को अपने को मिलता है। इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक जो चीज़ आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की है वो मैंने 1 से 7 तक के डायग्राम के अंदर ZP नाम से दर्शाया है, जो है ज़ोना पेलिस्यूडा, और 8वें डायग्राम में जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो नहीं है, अनुपस्थित है। अर्थात ये ज़ोना पेलिस्यूडा होती है, वो इस भ्रूण को गलत जगह प्रत्यारोपित नहीं होने देती। सही स्थान तक पहुंचने के बाद में यह ज़ोना पेलिस्यूडा अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर ये नहीं पाई जाती। अर्थात बाहर की सतह की ओर पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर्स को हमने ब्लास्टोडर्म कहा है,
और अंदर तरल पदार्थ से भरी हुई कैविटी को हमने ब्लास्टोसील कहा है। इस प्रकार के अवस्था को हमने ब्लास्टुला कहा है और इस पूरी प्रक्रिया को हमने ब्लास्टुलेशन कहा है। अर्थात इसके अंदर ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुलेशन क्या होता है, यह परिभाषाएं अब तक मैंने जो बोला है उससे आप दे सकते हैं। फिर आता है इस ब्लास्टुलेशन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म क्या है। इसकी क्रिया विधि को समझाने के लिए दो प्रकार की थ्योरीज प्रतिपादित की गई थी। पहली है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। यह के डैन द्वारा 1960 के अंदर दी गई थी। इसके अनुसार जब ये क्लीवेज विदलन की प्रक्रिया होती है तो पानी का इंटेक इसके अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये लिसलिसा हो जाता है और कोरक गुहा में जल की ओर अधिक अवशोषण से ब्लास्टोसील फूल जाती है तथा ब्लास्टोडर्म के बाहर फैलने हेतु बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। दूसरी थ्योरी 1967 के अंदर गैस्टोफैंसन और वॉलपॉट ने दी थी। इस थ्योरी को सरफेस टेंशन थ्योरी कहते हैं। उनके अनुसार ब्लास्टोसील को फूलने हेतु बल की आवश्यकता नहीं होती। ये ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति सरफेस टेंशन इनमें पाया जाता है, जिसके कारण से ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, चिपके रहते हैं। और ये जब भी विभाजित होते हैं तो गोल आकृति में विभाजित होने के कारण से इनके मध्य कैविटी का निर्माण होता है, जिसे ब्लास्टोसील कहा गया है। आधुनिक मत अनुसार यह माना गया है कि प्रारंभिक विदलन के दौरान हाइलिन लेयर तथा लेट उत्तरार्ध क्लीवेज में परासरण सिद्धांत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है योक का क्या असर इस ब्लास्टुलेशन प्रक्रिया पर पड़ता है। हमने पूर्व में देखा है कि ये योक विदलन में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, इसी प्रकार से ये ब्लास्टुलेशन में भी इसका असर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आइसोलेसिथल एग्स के अंदर किस प्रभाव इसका होता है, हम देखते हैं कि एम्फिऑक्सिस और इकाइनोडर्मेटा, जिनके अंडों में ये पित्तक है, समान रूप से पूरे अंडे में बिखरा रहता है। उसके अंदर जब ये ब्लास्टोमियर्स क्लीवेज के द्वारा इनकी संख्या बढ़ती है तो बाहर की ओर एक एकल परत के रूप में ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। और इस ब्लास्टोडर्म के नीचे हमें ब्लास्टोसील मिलती है। ये एक ट्रू आइसोलेथल अंडा क्वाड्रेट्स में नहीं पाया जाता, और इसका उदाहरण एम्फिऑक्सिस और इकाइनोडर्मेटा है। इसी प्रकार दूसरा
ब्लास्टुलेशन में सामान्य दर की टीलोलेसिथल एग्स में यह पित्तक असमान डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिसके कारण क्लीवेज जब होती है तो एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल पर इनकी दर अलग अलग होती है, जिसके कारण से जो एनिमल पोल है यहाँ पर निर्मित होने वाले ब्लास्टोमियस छोटे आकार के होते हैं, जिनको माइक्रोमियस कहते हैं, और पश्च भाग में जहाँ पित्तक पाया जाता है वहाँ बहुत धीरे गति से होते हैं। धीरे गति के होने के कारण से इनका आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से इनको मैक्रोमियर्स कहते हैं। और इन दोनों के बीच के अंदर हमें ब्लास्टोसील मिलती है। इस प्रकार का ब्लास्टुलेशन हमें मेंढकों में और अन्य एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। तीसरा है यही टीलोलेसिथल एग या पॉलीलेसिथल एग में किस प्रकार से ब्लास्टुलेशन होता है। इन हैवी टीलोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग्स के अंदर ब्लास्टुलेशन सिर्फ मात्र जर्मिनल डिस्क जो पाई जाती है उस तक सीमित रहता है। क्लीवेज भी उसी जर्मिनल डिस्क के सेंट्रल पार्ट में होती है, और जिसके कारण से हमें बहु स्तरीय ब्लास्टोमियर्स मिलते हैं जो योक के ऊपर होते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये योक से अलग हो जाते हैं, और हमें एक इन दोनों के बीच में सब जर्मिनल कैविटी मिलती है। ये जो ब्लास्टोमियर्स इस सब जर्मिनल कैविटी के ऊपर की साइड होते हैं उन्हें एपीब्लास्ट कहते हैं, और इसके विपरीत दिशा में होते हैं उनको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो कैविटी पाई जाती है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस प्रकार का ब्लास्टुलेशन हमें रेप्टाइल्स में, पक्षियों में और मछलियों में देखने को मिलता है। यह जो डायग्राम आपके सामने है, इसके अंदर जो मैंने शुरू में बताया है एम्फिओक्सिस में किस प्रकार मिलता है, वह ए डायग्राम है। दूसरा डायग्राम बी वाला है जो मेंढक में पाया जाता है, सी वाला मछलियों में पाया जाता है, और जो आखिर में मैंने आपको समझाया है जर्मिनल डिस्क में किस प्रकार से जर्मिनल डिस्क तक सीमित होता है विदलन, वो हम डी डायग्राम में एक चूजे के एम्ब्रियोजेनेसिस में देखने को हमें मिलता है। वो तीनों डायग्राम, ये जो चारों डायग्राम आपके सामने मैंने दिए हैं, ये डायग्राम फिलिप्स द्वारा 1975 में दिया गया है, जिससे हमें सुस्पष्ट हो जाता है जो अभी तक हमने आपसे बात की है। आज इतना ही, धन्यवाद। बाकी ब्लास्टुलेशन का अगला भाग अगले व्याख्यान में।